Hello everybody today. Thank you for joining us. Welcome to our Facebook Live session on diabetes, diet and nutrition. This evening हमारे साथ है हेल्थ कोच जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप प्लीज अपने क्वेश्चंस यहाँ कमेंट्स पर लिख दें and we try to answer them throughout the live. So to start off, I would like to introduce you to Sujata Sharma. She's our senior health coach and nutritionist here at Vito, and she's been with us for about over 5 years now. So a warm welcome to you, coach. And let's Thank begin. you, Ruzi. And let's begin. Thank you, Ruzi, for having me today. So मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि डायबिटीज जैसी क्रॉनिक कंडीशन में डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है? देखिए, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो अगर हम स्पेसिफिकली टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो वो एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, लाइफस्टाइल आप कह सकते हो डिजीज है. लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इंक्लूड करता है आपका डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट. डाइट एंड एक्सरसाइजेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वो इसलिए बिकॉज आप जो कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं वही डायरेक्टली आपके ग्लूकोज के फॉर्म में आपके ब्लड में फ्लो कर रहे हैं और अल्टीमेटली आपके शुगर्स को स्पाइक कर रहे हैं अगर आप उन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो हमें फोकस डाइट पे इसलिए करना है बिकॉज डाइट ही डायरेक्टली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड है. और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको ये देखना जरूरी है कि आप एक्चुअली क्या कंज्यूम करते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, किस तरीके से आप एनर्जी कौन कौन से फॉर्म में आप एनर्जी ले रहे हैं बॉडी. तो इसलिए डाइट बहुत ही स्पेसिफिक रोल प्ले करती है. एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो उससे आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मैनेज होते हैं. तो डाइट एंड एक्सरसाइजेस डायरेक्टली आपका आप कह सकते हो रिलेटेड है आपके डायबिटीज मैनेजमेंट से. एंड कोच क्या ये डाइट एंड न्यूट्रिशन हमको डायबिटीज एसोसिएटेड जो हेल्थ रिस्क होती है जैसे आई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो जाते हैं, तो क्या डाइट एंड न्यूट्रिशन हमें इसमें भी हेल्प करती है? डेफिनेटली रुजी इसमें हेल्प करता है बिकॉज देखिए जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के वो आपको हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स की वजह से हैं. जब आपके शुगर्स हाई हैं, अनकंट्रोल्ड हैं, तो ही आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जैसे आई रिलेटेड, जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, आप न्यूरोपैथी जो नर्व से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिसको आई थिंक सो डॉक्टर मुदित ने लास्ट सेशन में लिया भी था, नेफ्रोपैथी आपके किडनी रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीजें जो है आपके हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड है. तो अगर आपका डाइट है, आपका न्यूट्रिशन पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग है और आपके शुगर्स कंट्रोल हैं, तो ऑब्वियसली ये वाले जितने भी आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं स्पेसिफिकली इनमें डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा. तो एक हेल्दी और वेल बैलेंस डाइट खाने से आपके शुगर्स कंट्रोल रहते हैं और साथ ही साथ आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. एंड कोच जैसा कि आपने मेंशन किया अ वेल बैलेंस्ड डाइट, एक डायबिटिक पेशेंट का एक सैंपल बैलेंस डाइट कैसा दिखना चाहिए? देखिए वैसे तो आप जब भी एक हेल्थ कोच को अप्रोच करते हैं तो आपके लिए पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की नीड्स अलग है, हर एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. तो आप जब भी कोई डाइट प्लान स्टार्ट करना चाहते हैं या फोकस करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आप एक हेल्थ एक्सपर्ट से, न्यूट्रिशनिस्ट से, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से जरूर उस पे स्पेसिफिकली अपना आप उनके साथ बात करें. अब बैलेंस डाइट की जब आप बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो हम बताते हैं जो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं विच इज प्लेट मेथड, राइट. सो प्लेट मेथड जो आपका होता है उसमें सिर्फ हमें ध्यान देना होता है, ये हमें बता पाता है, ये मेथड टेक्निक हमें बता पाती है कि हम आपकी कितना हम कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हम प्रोटीन कर सकते हैं, कितना हमें अपने डाइट में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है. तो बेसिकली अगर आप डाइट प्लेट अपने सामने रखते हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि हाफ पोर्शंस जो आपकी प्लेट का होना चाहिए वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का होना चाहिए, जिसमें आपके ग्रीन सैलेड्स हो सकते हैं, आपकी एक छोटी वेजिटेबल बॉल हो सकती है जो कुक्ड वेजिटेबल्स की होती है. साथ ही साथ आपका स्पेसिफिकली जो आधा पोर्शन बचा है उसका वन पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए जिसमें आपकी मल्टीग्रेन चपातीज हो सकती हैं और जो रेस्ट रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका प्रोटीन का होना चाहिए, राइट. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ऑप्ट कर सकते हैं, आप पल्सेस ऑप्ट कर सकते हैं, सोयाबीन ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश और चिकन, एग्स इनकी तरफ मूव कर सकते हैं.
बट इसके साथ ओवरऑल ये आपकी ओवरऑल प्लेट ऐसी हमारे सामने दिखनी चाहिए। सो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेटेड रहिए, वाटर को हमें नहीं छोड़ना है, तो जस्ट मेक श्योर यू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। थैंक यू सो मच फॉर दैट कोच। ये जो आपने प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात किया, इस पे एक सवाल आया है, कोमल हमें पूछ रही है कि इज इट कंपल्सरी टू हैव नॉनवेज फॉर प्रोटीन इन अ डाइट? देखिए, कंपल्शन तो नहीं है, बिकॉज़ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन लोगों के पास भी काफ़ी सोर्सेज़ हैं प्रोटीन्स के। जैसे आपके पल्सेस हो गए, दालें मेजर सोर्सेज़ होती हैं जो हम लेते हैं। उसके अलावा आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका पनीर हो गया है, आप सोयाबीन के थ्रू ले सकते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग टोफू कंज़्यूम नहीं करते, बट टोफू भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो ये नेसेसरी तो नहीं है। ऑब्वियसली आपके जब हम नॉन-वेज जब वेजिटेरियंस की बात करते हैं, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। और थोड़ा एनिमल प्रोटीन्स जैसे आपका एग्स है, चिकन है, अगर फिश हैं, तो ये कुछ आपको एसेंशियल, जैसे फिश आपका एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको प्रोवाइड कर देता है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आपको दे सकते हैं, या बायोलॉजिकल वैल्यू की जब हम बात करें तो थोड़ा बेटर हो सकता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसिटी कि आपको एग्स खाने ही खाने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप वेजिटेरियन रह के भी आप अपने प्रोटीन इनटेक पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिकली आपको एग्स या चिकन इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई स्पेसिफिक रीज़न से आपको एडवाइजेबल हो बाय योर ओन डॉक्टर। ओके, इस प्रोटीन पे एक और क्वेश्चन है, रमा शर्मा हमसे पूछ रही है कि डायबिटिक पेशेंट्स को प्रोटीन तो खाना चाहिए, बट अगर उन्हें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो शुड दे लीव प्रोटीन फूड्स? देखिए, हम जैसा समझते हैं कि आप हमारी इंडियन डाइट अगर हम देखें, तो इंडियन डाइट में यूजुअली अगर हम वेजिटेरियन डाइट की बात करते हैं, तो बहुत ही मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सिर्फ पूरे दिन भर में 1 या 2 सोर्सेज़ ही प्रोटीन्स के ले पाते हैं, राइट? जैसे दालें हो गई, पूरे दिन भर में आप 1 कटोरी दाल कंज़्यूम करते हैं। अगर आपने मिल्क भी लिया तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो 1 ग्लास लेते हैं, या कर्ड कोई बहुत कम होते हैं, या रेगुलर बेसिस आप पनीर खाते हैं। ये बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। राइट? तो जब हम यूरिक एसिड, ऑब्वियसली यूरिक एसिड आपका बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का, तो कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्शंस करने की बात आपके डॉक्टर्स या डायटीशियन कर सकते हैं। बट हम ऑलरेडी इतना कम प्रोटीन अपने डाइट में लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अच्छे से प्रोटीन्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट करना या बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही बंद कर देना सही सॉल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज़ प्रोटीन की हमारी नीड्स हैं। हम स्पेसिफिक लें, एक सही अमाउंट में लें, ये हमें देखना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम हाइड्रेटेड रहें, खूब अच्छे से पानी पिएँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स को हम थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स स्पेसिफिकली 2 तरीके के होते हैं। प्रोटीन्स तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल पे नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अपने आप में। बट मैं ये उनका जो भी रमा शर्मा जी हैं, उनका ये आंसर करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपको टोटली बंद करना है। आप थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट टोटल ऑफ द प्रोटीन जाना यूरिक एसिड का सॉल्यूशन नहीं है। आप उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके रेगुलर मेडिकेशंस लीजिए, और अपना वाटर इनटेक रखिए, और सही अमाउंट में प्रोटीन्स को कंज्यूम कीजिए। थैंक यू कोच। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, पूछ रहे, इस अभी फिलहाल ठंडी का मौसम है, इसमें पूछ रहे हैं कि डायबिटीज फ्रेंडली कौन सी सब्जी होती है जो हम इस ठंडी के मौसम में खा सकते हैं? देखिए, डायबिटीज फ्रेंडली स्पेसिफिकली देखिए, जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत हो जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर इंक्लूड करें, चाहे वो आपका स्पिनच है, या आपका स्पेसिफिकली बाकी और आपके हरी सब्जियां होती हैं, मेथी है, आपका राई है। ये सारी चीजें जो हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स जो स्पेसिफिकली आपको विंटर्स में मिलती हैं, ये डायबिटीज फ्रेंडली वेजिटेबल्स ही हैं। सैलेड के फॉर्म में आप लेट्स का यूज कर सकते हैं, स्पिनच का यूज कर सकते हैं। और आपके जितनी भी आपका आजकल मूली आएगा, तो आप उसे सैलेड्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो विंटर्स वैसे भी बहुत अच्छा एक, आप कह सकते हो कि जब हम वैरायटी फूड खाने की बात करते हैं, तो विंटर्स बड़ा अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम पे हम बहुत हेल्दी और विटामिन रिच आपके वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आपके ग्रीन वेजिटेबल्स। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट अप वी हैव अतरुल, जो हमसे पूछ रहे हैं दिन में कितने एग्स खा सकते हैं, प्लीज बताइए।
देखिए ऐसे डिपेंड करता है कि आपकी ओवरऑल नीड्स कितनी है। अगर कोई इंसान रेगुलर जिम जाता है या वो नॉन डायबिटिक है प्लस वो जिम जाता है तो उसकी नीड्स डिफरेंट हो सकती है। बट अगर आप एक डायबिटिक के सेंस में मुझसे पूछ रहे हैं तो यूजुअली आप 1 to 2x खा सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड इश्यूज है या कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप एक फुल एग ले लीजिए और एक एग व्हाइट आप कंज्यूम कर सकते हैं सेफली। थैंक यू। नेक्स्ट अप वी हैव मधु। मधु पूछ रही है कि कैन आई टेक फ्रूट्स बीइंग अ डायबिटिक एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव दीस फ्रूट्स? देखिए, बिल्कुल आप फ्रूट्स ले सकते हैं। डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो रिकमेंडेड फ्रूट्स होते होते हैं बेसिकली। कुछ फ्रूट्स हमें मॉडरेशन में लेने को एडवाइजेबल होता है और कुछ को हमें थोड़ा अवॉइड करने का हम बेसिकली अपने पेशेंट्स को बताते हैं या मेंबर्स को बताते हैं। तो फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे गुआवा आप ले सकते हो, आप पेयर ले सकते हो, आप पपाया ले सकते हो, आप एप्पल ले सकते हो। ये सारे फ्रूट्स सेफ फ्रूट्स हैं। बेसिक आप जब जिस टाइम पे, जैसे आपने रूजी या मधु आपने पूछा कि किस टाइम पे बेसिकली हमें फ्रूट्स लेने चाहिए, तो कोशिश करिए फ्रूट्स को आप स्पेसिफिकली स्नैकिंग ऑप्शन की तरह आप रख सकते हैं। जैसे आपका ब्रेकफास्ट और लंच का जो बीच का टाइम होता है, जैसे आप 9 बजे अगर लंच ब्रेकफास्ट करते हैं और 1 बजे लंच करते हैं, तो 11-11:30 पे एक पोर्शन आप फ्रूट का ले सकते हैं। या इवनिंग टाइम पे 4 या 4:30 पे जब आपका लंच और डिनर के बीच का टाइम होता है, उस टाइम पे एक पोर्शन आप फ्रूट का जरूर ले सकते हैं। मैं आपको बस यही एडवाइस करूंगी कि इमीडिएटली खाना खाने से पहले या इमीडिएटली खाना खाने के बाद फ्रूट्स को कंज्यूम मत कीजिए। अदरवाइज स्नैकिंग ऑप्शंस के लिए फ्रूट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डायबिटिक्स के लिए। ये आपने यहाँ स्नैकिंग ऑप्शन मेंशन किया, इस पे एक क्वेश्चन है। मौपिया सरकार पूछ रही है डेट्स खा सकते हैं क्या? देखिए डेट्स बेसिकली आपका, आप ऑब्वियसली शुगर रिच तो होता ही है, तो मैं आप अगर आपको खाने की इच्छा है तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, बट कोशिश करिए कि जो भी चीज आप कंज्यूम करते हैं उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होना चाहिए। देखिए डायबिटीज में हम बहुत ज्यादा आप जब रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो हर एक चीज का हम ये नहीं कह सकते कि आप ये मत खाइए और आप ये मत कंज्यूम कीजिए। हम एक पोर्शन साइज की बात करते हैं कि जो भी चीज आप कंज्यूम करें पोर्शन साइज में कंज्यूम कीजिए। करेक्ट पोर्शन में आप कंज्यूम करेंगे, आपके शुगर्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो आप 1 या 2 डेट्स अगर खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, बट डोंट मेक इट अ हैबिट रेगुलरली कि आप खाना खाने के बाद 3-3, 4-4 डेट्स खाते जा रहे हैं, फिर शाम को भी स्नैक कर ले रहे हैं, लंच में भी कर रहे हैं, डिनर में भी कर रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली आपके शुगर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर दिन में आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, बट ज्यादा नहीं। कोशिश करिए कि रिस्ट्रिक्ट करें, और अगर आपको लगता है कि आपको खाना ही है या आपको मन कर रहा है तो आप 1 से 2 आराम से खा सकते हैं। थैंक यू कोच मौपिया, वी होप वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। नेक्स्ट अप सागर पवार हमसे पूछ रहे हैं, ही इज अ टाइप 1 डायबिटिक एंड वो वेट गेन टिप्स पूछ रहे हैं। ठीक है, सो सागर देखिए, वेट गेन अगर आप स्पेसिफिकली आप अंडर वेट हैं या अगर आपको वेट गेन करना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि पहले तो आप अपने एक जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं या हेल्थ कोच है उनको जरूर कंसल्ट करें एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। बट मेरा आपको सजेशन होगा कि आप प्रोटीन फूड्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, हेल्दी फैट्स की तरफ जाइए रादर देन कि आप सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। आप हेल्दी फैट्स, जिसे हम पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, आप उन्हें कंज्यूम कीजिए। प्रोटीन्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और प्रोटीन्स बिकॉज आपका मसल बिल्डिंग की तरफ आपको हेल्प करता है, तो आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं, आप एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि एरोबिक एक्सरसाइजेस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना करके आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस करिए, जो मसल बिल्डिंग और वेट गेन पे आपको हेल्प मिलती है, राइट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ फोकस कीजिए, और प्रोटीन्स और हाइड्रेटेड रहिए। कुछ ये कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जिनमें फाइबर एंड प्रोटीन बेसिकली आपका ज्यादा होता है। जैसे आपके, मैं नॉर्मल से आपको एग्जांपल देती हूँ, तो अगर आप व्हीट फ्लावर की बात करेंगे तो वो आपका, अगर हम आजकल रिफाइंड व्हीट फ्लावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, जैसे मैदा आप जिसे बोलते हैं, तो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर हम उसी में आपके ओट्स है, रागी है, आपका बाजरा है, इन सबको हम मिक्स कर देते हैं, उसका फाइबर कंटेंट इंक्रीज होता है, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होता है, ओवरऑल एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आपका, आप कह सकते हो कि कन्वर्ट हो जाता है, राइट। ऐसे ही आपकी पल्सेस एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज है। तो ये बेसिकली कुछ आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया।
थैंक यू कोच। नेक्स्ट अप फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन रमा पूछ रही है कि क्या अबैंडनिंग राइस एंड रोटी इज एडवाइजेबल एंड उसके जगह कैन शी टेक फ्रूट्स एंड कुक वेजिटेबल्स इंस्टेड? देखिए आपको पता है कि इंडियंस की जो बेसिक डाइट है या स्टार्टिंग से जब से हम बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग हमेशा रोटी और राइस वाली हमारी डाइट होती है। तो अगर हम उसे टोटली ऑफ करें ये भी सही चीज नहीं होगी, बिकॉज जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हम मेडिकेशन डिपेंडेंट होते हैं, हम इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर या विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर हेल्थ कोच अगर आप अचानक से सारी चीजें बंद कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बंद कर देंगे, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं एडवाइस करूंगी कि अगर आप रोटी या राइस भी जो कंज्यूम करते हैं, कोशिश करिए आप अवॉइड, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरीके से बंद कीजिए। अगेन मेरा वही पॉइंट रहेगा कि आप पोर्शन साइज पे कंट्रोल रखिए। आप कितनी क्वांटिटी पूरे दिन भर में कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी नीड्स क्या है और उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, आप उस पे फोकस कीजिए, रादर देन कि आप ऐसी डाइट को मतलब आप कह सकते हैं फॉलो करें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो बहुत ज्यादा समय तक फॉलो करना। बिकॉज रोटी और चावल आप 1 हफ्ता छोड़ पाओगे, 2 हफ्ता छोड़ पाएंगे, उसके बाद जब आप वापस से उस डाइट पे आएंगे तो आपके जो रिपरकशंस होंगे या आपने जो इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं वो डबल आप आपको नेगेटिव इफेक्ट्स में दिखेंगे। तो मेरा हमेशा सजेशन यही रहता है कि आप ऐसी डाइट फॉलो करें जो प्रैक्टिकल हो लॉन्गर टर्म के लिए और आपके मेजर रूटीन से बहुत ज्यादा चेंजेस ना हो। राइट, आप करिए, आपको डेफिनेटली राइस भी आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप चपातीज में हम बात करते हैं तो आप 1 से 2 चपातीज एक टाइम से ज्यादा कंज्यूम मत कीजिए। उसमें भी आप चपातीज में मल्टीग्रेन की तरफ शिफ्ट कीजिए। लेकिन फ्रूट्स जैसे आप कह रहे हो कि फ्रूट्स हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, या आप तीनों टाइम के मील पे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप एक मील को रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग कि ठीक है आपको लंच या ब्रेकफास्ट वाला टाइम है जिस टाइम पे आप चपाती या राइस कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली फ्रूट्स या वेजिटेबल का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी आप उसमें प्रोटीन भी ऐड करें कि आप पनीर या एग्स के फॉर्म में एक कोई भी प्रोटीन आइटम आप उसमें ऐड करके उसको एक फुल फिलिंग मील बना ले, रादर देन कि आप लंच डिनर सारे टाइम से राइस एंड चपातीज हटाएं और हाइपोग्लाइसेमिक इवेंट्स की तरफ बढ़े, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन इंसुलिन। तो हमें ये जरूर ध्यान देना है कि जब भी हम लो कार्ब की तरफ जाते हैं तो वो एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, रादर देन कि आप यूट्यूब में या फेसबुक पे या कहीं पे भी आप एड्स देखें और आप कोई भी डाइट को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दें, बिकॉज उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको आ सकते हैं। थैंक यू कोच। उसके बाद मोहम्मद अली हमसे पूछ रहे हैं, हाई प्रोटीन इनटेक कैन दैट डैमेज ऑर्गन्स? देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितना हाई इनटेक ले रहे हैं, बिकॉज हाई मॉडरेट या लो ये डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले ही प्रोटीन्स की जब बात की रही थी या न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, तो मैंने बताया था कि हर एक इंसान की एक डिफरेंट स्पेसिफिकली नीड्स हो सकती हैं। और किसी भी चीज को आप एक्सेसिव अगर खाएंगे तो ऑब्वियसली, जैसे अगर फैट्स खाएंगे तो आपको एक्सेसिव फैट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हो सकते हैं। तो हाई प्रोटीन डाइट अगर वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपके किडनी पे इम्पैक्ट कर सकती है, बट डिपेंडिंग अपॉन मेडिकल कंडीशंस ये सारी चीजें आपको मतलब एक लाइनर में हम इसे डिफाइन इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ये सारी चीजें एक मेडिकल हिस्ट्री पर पर्सन की क्या है, उसको कितना रिक्वायरमेंट है और वो कितना कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। ये कुछ डायबिटीज रिलेटेड क्वेश्चंस है। एसके सिंह इज आस्किंग how to manage that if the patient is of CKD. I'm not sure if we understand what CKD he's referring. दैट्स क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि देखिए जब हम आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सीकेडी पेशेंट्स के लिए देखिए हम यूजुअली नेफ्रो डाइट हम एडवाइस करते हैं, बट उनको कोई भी डाइट देने से पहले उनके ब्लड पैरामीटर्स को देखना बहुत जरूरी होता है। हम उन्हें कोई रैंडम डाइट नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हमें उनके क्रिएटिनिन लेवल्स देखने होते हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का ध्यान देना होता है, उसके बाद ही हम उनको कोई डाइट सजेस्ट कर सकते हैं। रैंडम डाइट की मैं आपको बोलूं नहीं सर आप प्रोटीन कम कर दीजिए, आप ये वाला फूड आइटम खा लीजिए, ये सारी चीजें हम ऐसे नहीं कर सकते। हमें ब्लड पैरामीटर्स, उनके ब्लड प्रेशर से लेके उनका HbA1c क्या है, ये सारी चीजों को हमें फोकस करना चाहिए। एंड देन उनके लिए एक पर्सनलाइज डाइट प्लान हम बेसिकली बनाते हैं जो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेस्ट पॉसिबल होता है उनके ब्लड शुगर रीडिंग्स को कंट्रोल करना। डाइट को बिल्कुल आप सीकेडी पेशेंट्स में आप ब्लड शुगर रीडिंग्स को बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं डाइट से, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस, अगर आप को जो भी आपके इन्वेस्टिगेशंस और आपको हमें हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप
बीटो ऐप के थ्रू हमारे से हेल्थ कोच आप कंसल्ट ले सकते हैं। हम आपके पैरामीटर्स के बेसिस पे आपके लिए आपको वो सारे रिकमेंडेशंस जो एडवाइजेबल होते हैं सीकेडी की, वो हम आपको बता पाएंगे। थैंक यू कोच। नेक्स्ट अप अमित पंसल हमसे पूछ रहे हैं, आई फील बिजी and it feels like I want to sleep when he is at office. He is asking, could that be because of diabetes? देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस से जब हम डायबिटीज टाइप 2 की बात करते हैं तो वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है, जैसे कि हम बहुत बार अपने फेसबुक लाइव्स पे भी हमारे डॉक्टर्स बता चुके हैं। तो खाना खाने के बाद अगर इमीडिएटली आपको लेथार्जी फील होती है तो इट कुड बी पॉसिबल, पर जरूरी नहीं है कि ये डायबिटीज का ही साइन हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप डेफिनेटली अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराइए, स्पेसिफिकली एचबीएवएनसी कराइए, फास्टिंग शुगर्स कराइए, और भी ब्लड पैरामीटर्स अगर आप करा पाए तो डेफिनेटली कराइए। बट डिजीनेस और लेथार्जी आना एक स्पेसिफिकली इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ डायबिटीज, ये एक सिम्टम है डेफिनेटली। Thank you. Next up, Indu Gupta is asking, my diabetes has not been in control since the past 6 months. He's saying that he's regular with so many things. He walks, he gets enough sleep, and he wants, and his weight, he's 865 and his weight is 65, wants to know what else can he do to control his diabetes. देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डाइट में स्पेसिफिकली सब कुछ पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप प्लीज़ अपने डाइट को क्रॉस चेक भी कीजिए। आप एक्सरसाइज़ रूटीन में क्या फ़ॉलो कर रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत डिपेंड करता है। स्लीप अगर आप अच्छे से आपकी स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है, तो ये अच्छी बात है। स्ट्रेस लेवल्स को ज़रूर चेक कीजिए, और अगर आपके शुगर्स सब कुछ करने के बाद भी आपके शुगर्स कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो इसका एक ही सजेशन, एक ही तरीका है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। बिकॉज़ हो सकता है कि जो मेडिकेशंस आप अभी कंज़्यूम कर रहे हैं, वो आपके लिए उतना अभी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी डॉक्टर से कंसल्ट तो आप कीजिए ही कीजिए, बट अपने डाइट, एक्सरसाइज़, रूटीन को हो सकता है कि आपको थोड़ा फर्दरमोर उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत हो। जो आप फ़ॉलो कर रहे हैं उससे आपको वो इम्प्रूवमेंट्स नहीं मिल रहे हो, तो आपको एक जिसे हम कहते हैं ना ट्वीकिंग ऑफ डाइट या ट्वीकिंग ऑफ एक्सरसाइज़, शायद वो आपको थोड़ा-सा करने की ज़रूरत हो। आपको एक्सरसाइज़ रूटीन में थोड़े से चेंजेस लाने की ज़रूरत हो। सिर्फ एरोबिक ना करके थोड़ा, अगर आपकी फिज़िकल जो कंडीशन है वो अलाउ करती है, तो थोड़ा रेजिस्टेंस एंड योगा को हम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बेटर रिजल्ट्स के लिए। डाइट में अगर आप 3 मेजर मील्स लेते हैं, तो हम उसको फोकस करते हैं कि हम उसको 3 मेजर मील्स प्लस 2 हेल्दी स्नैक्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम स्मॉल मील्स दें एट अ रेगुलर इंटरवल। तो इन छोटी-छोटी चीज़ ट्विकिंग से आपको इम्प्रूवमेंट्स मिल सकते हैं, बट ओवरऑल मैं ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप एक बार मेडिकेशंस का रिव्यू ज़रूर कीजिए अपने डॉक्टर से। थैंक यू कोच। नेक्स्ट अप संजय शाह से पूछ रहे हैं, उनकी फास्टिंग एंड पीपी नॉर्मल है बट HbA1c हाई है, एंड ही इज सेइंग दैट ही इज अंडरवेट, he is only 37 kgs and he is insulin dependent. Could you give him some tips on how to handle his health? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है कि उनका फास्टिंग हाई है, पीपी हाई है और एचबीएवएनसी uh, काफी हाई है। Sorry coach, तो fasting and PP normal है but हाँ, उनकी सॉरी, HbA1c high. अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो फास्टिंग एंड पोस्ट प्रांडियल अगर उनकी नॉर्मल और एचबीएवएनसी हाई है, तो मैं उनसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगी कि वो फास्टिंग एंड पीपी कितना रेगुलरली चेक करते हैं। बिकॉज एचबीएवएनसी जो होता है वो आपका एवरेज होता है 3 मंथ्स के ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का। आपकी एक फास्टिंग और एक पोस्ट प्रांडियल रीडिंग से आपके एचबीएवएनसी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट, अगर आपका एचबीएवएनसी हाई है, दैट मीन्स ओवरऑल आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई जा रहे हैं। अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज्यादा हाई है, तो दैट कुड लीड टू वेट लॉस, आपके वेट लॉस हो सकता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एचबीएवएनसी को रिड्यूस करना, और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने इंसुलिन के डोजेज को टाइट्रेट कीजिए। हो सकता है जो भी आप इंसुलिन ले रहे हैं, आप बोलस ले रहे हैं या बेसल ले रहे हैं, उसके जो डोजेज है उसको आपको टाइट्रेट करना पड़ेगा। बट अगर एचबीएवएनसी हाई है, तो डेफिनेटली आपके ओवरऑल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई हैं। एक फास्टिंग और पोस्ट प्रांडियल से हम उसको जज नहीं कर पाएंगे कि आपका फास्टिंग अगर एक दिन कंट्रोल है, पोस्ट प्रांडियल एक दिन कंट्रोल है, तो आपके एचबीएवएनसी, अगर एचबीएवएनसी बढ़ा है, दैट मीन्स ओवरऑल आपके शुगर्स बढ़े हैं। आपको टाइट्रेट करना ही है अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट है। मेडिकेशन भी अगर आप इंसुलिन के साथ लेते हैं, तो वो भी आपको एक बार चेक करने की जरूरत होगी। और वेट लॉस, अगर आपके हाई शुगर्स है, एचबीएवएनसी बहुत ज्यादा है, तो वेट लॉस आपको होगा। तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले शुगर्स को कंट्रोल करना है, इंसुलिन या मेडिकेशन जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ टाइट्रेट करके,
उनको जैसे जैसे आपके शुगर्स इंप्रूव होंगे, HbA1c रिड्यूस होगा, साथ में एक वेल बैलेंस डाइट लेते हुए, थोड़ा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हुए आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। बट आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना इस समय मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद द हेल्थ कोच फॉर डाइट। Thank you, coach. Next, there's a question about, does drinking Karela juice help with diabetes? देखिए अगर हम होम रेमेडीज की बात करते हैं तो करेला जूस है, आपका जामुन जूस है या मेथी सीड्स हैं, ये सारी चीजें आपके शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं या आपको इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक श्योर शॉट आप कह सकते हो कि एक सिंगल सॉल्यूशन है आपके शुगर्स को कंट्रोल करना। अगर ऐसा होता तो सारे लोग करेला जूस पीकर ही अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर लेते या खत्म कर देते, वो पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ आपको एक एक आप कह सकते हैं एक हेल्पिंग हैंड है कि आपके शुगर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बट ओवरऑल आपकी डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, करेक्ट मेडिकेशंस या अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो, करेक्ट इंसुलिन रेजिमेन ही आपके शुगर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये हेल्पिंग हैंड है, डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। बट ऐसा मत कीजिएगा कि मेथी सीड्स खाना शुरू किया, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि मेथी सीड्स और करेला जामुन जूस लेना शुरू किया और अपने शुगर की टैबलेट्स को बंद कर दिया। ये गलती मत कीजिए, या कोई भी आप मेडिकेशंस विदाउट कंसल्टेशन कंज्यूम मत कीजिए, चाहे आयुर्वेदिक हो या नॉर्मल कोई भी अदर मेडिकेशंस हो। तो आप बिल्कुल करेला जामुन जूस ले सकते हैं, जामुन जूस या फेनुग्रीक सीड्स ले सकते हैं, जो होम रेमेडीज हैं या हेल्पिंग हैंड है, आपको हेल्प जरूर करेंगे। बट ओवरऑल ये ट्रीटमेंट नहीं है एज अ होल आपके डायबिटीज मैनेजमेंट का। थैंक यू कोच। नेक्स्ट अप वी हैव पार्थ। वो पूछ रहे हैं कि उन्हें डायबिटीज है एंड उनकी रीडिंग कंटिन्यूसली हाई रहती है, बट उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। सो ही इज आस्किंग कि उनको अभी से कुछ एक्शन लेना है फॉर एनी फ्यूचर प्रॉब्लम्स दैट मे हैपन टू हिम। बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपके अंदर शुगर लेवल्स में हाई नहीं है या आपको डैमेज नहीं हो रहा है। आपकी बॉडी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा समय तक हाई शुगर्स रहते हैं तो बॉडी, आप कहते हैं ना कि एक लेवल ऐसा आता है कि बॉडी उस कंडीशन को एक्वेंट हो जाती है, एडजस्ट कर लेती, तो आपको बहुत सिम्टोमेटिक चीजें नहीं दिखेंगी, बट ओवरऑल डेफिनेटली इंटरनली आपको डैमेज होगा ही होगा। तो हाई शुगर्स अगर आपके हैं, आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं या आप बिल्कुल ओवरऑल फील कर रहे हैं कि नहीं आई एम वेरी नॉर्मल, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, दैट डजंट मीन कि आपके इंटरनली आपको कोई इश्यूज नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये हाई टाइम है कि अगर आपके शुगर्स हाई हैं तो आप उसके लिए स्टेप्स लीजिए, अदरवाइज ये आपको कॉम्प्लिकेशंस लाएंगे बहुत ही शॉर्ट स्पैन में और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और जो भी आपके मेडिकेशंस हैं उनको रिवाइज कीजिए अगर वो शुगर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और सिम्टम्स का वेट मत कीजिए, क्योंकि कई बार कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जो फर्स्ट स्टेजेस में सिम्टोमेटिक नहीं होती हैं। आपको सिम्टम्स तब आएंगे जब वो कंडीशन काफी आगे प्रोग्रेस हो चुकी होगी। इसीलिए ये सही समय है कि आप अपने शुगर्स को कंट्रोल कीजिए। थैंक यू कोच। नेक्स्ट अब हमसे अर्पण कुमार पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई एडवाइस या रेमेडीज है फॉर किडनी स्टोन्स। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पानी बहुत पीजिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हाइड्रेशन पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी किडनी स्टोन्स किस तरीके के हैं, कौन से सोल मतलब जैसे ऑक्सलेट के होते हैं, कुछ और स्पेसिफिक हमारे मिनरल्स के होते हैं, तो उसमें उन चीज़ों का आपको अवॉइड करना होता है। जैसे कई बार टोमेटो चीज़ हो गया या आपके फॉस्फेट या पोटेशियम वाली चीज़ें हैं, वो अवॉइड करने के लिए बोली जाती है। बट डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे स्टोन्स हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अवॉइड होगा। बट मेजर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। ओवरऑल आप बहुत अच्छे से पानी पीजिए और अपनी किडनी जितना आप पानी पिएँगे उतना चांसेस होते हैं कि स्मॉल स्टोन्स जो हैं वो फ्लश आउट हो जाए। अदरवाइज़ डॉक्टर्स तो आप कंसल्ट करेंगे ही करेंगे। फर्दर कि उनका जो भी आपका रिव्यू होगा किडनी स्टोन्स के लिए, दे विल लेट यू नो। Thank you, Coach. I think we'll conclude on that note. Thank you to all our viewers who joined us today. I would like to request you all to, if you have any other queries about diabetes, diet, and nutrition, please feel free to comment below and we will definitely respond back to you. Thank you, Coach Sujata, for joining us. Thank you so much for giving us थैंक यू रूजी। time. Yeah. And to all the viewers who are watching, for anything and everything related to diabetes, please do follow us. We are on Facebook, Twitter, and Instagram as @BetoApp. And stay tuned to our pages. We're coming up with a lot more live sessions on related to diabetes. And if you have any live topics that you think we should take up, then please do comment below those as well. Thank you all so much for joining. थैंक यू रूजी।